हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। आज डेट हो गई है 2 नवंबर 2020 एंड हमने कुछ दिन बीच में मिस किया है। थोड़ा रीजंस थे कुछ कुछ जिसकी वजह से क्लासेस मिस हो गई थी, उसके लिए हम सॉरी हैं। एंड बाकी आज की क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। आज की क्लास के अंदर हम दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वह है सुशासन सूचकांक 2020। अभी हाल ही में सुशासन सूचकांक 2020 जारी किया गया है। अब भारत के संदर्भ में है पूरा का पूरा, तो उसमें भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज है, इनको कुछ आधारों पर रैंक्स दी गई है। तो उन रैंक्स की आज चर्चा करते हैं इस क्लास के अंदर। वही जो हमारा दूसरा टॉपिक है, आज का यानी कि यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। थोड़ा क्लाइमेट को लेकर के है। ये जो लोग क्लाइमेट या संस्थाएं जो हैं वो क्लाइमेट की रक्षा के लिए, पर्यावरण के हितों के कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं उनके द्वारा किए गए कार्य वास्तव में बहुत ज्यादा मानवीय लाभकारी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये अवार्ड दिया था। तो इस साल खास बात यह है कि यह जो अवार्ड है यह भारत के एक संस्थान को मिला है। तो चलिए इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, तो क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो सुशासन सूचकांक 2020 को लेकर के है, इसको समझ लेते हैं पहले। सुशासन सूचकांक 2020 कौन जारी करता है? देखो, ये सुशासन मैं आपको बता चुका हूँ। जो यह सूचकांक किसको लेकर के जारी किया गया है, यह भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के जारी किया गया है। उनके अंदर शासन की स्थिति किस प्रकार की है उसके आधार पर जारी किया गया है। तो इस सूचकांक को तैयार करने के लिए कौन कौन से आधार लिए गए थे ये समझते हैं। तो इस सूचकांक को तैयार करते करते राज्यों के अंदर 3 चीजों को आधार बनाया जाता है, उनकी स्थिति देखी जाती है। तो पहला है समानता, दूसरा है विकास और तीसरा है निरंतरता। समानता, विकास और निरंतरता, इन 3 बातों को, स्थितियों को आधार बना करके राज्यों के संदर्भ में यह सूचकांक जारी कर दिया गया है। अब यह सूचकांक जारी किसने करा है? यह पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। पब्लिक अफेयर सेंटर जो है यह एक गैर लाभकारी संगठन है। पब्लिक अफेयर सेंटर एक गैर लाभकारी संगठन है। यह संगठन कहां पर है? यह संगठन बेंगलुरु के अंदर स्थापित है, यानी कि वहां पर है ये। वहां से इसने पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को नोटिस किया है, उसके बाद इसने आगे के फैसले लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, सुशासन सूचकांक 2020 आया है, पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी किया गया। पब्लिक अफेयर सेंटर एक गैर लाभकारी संगठन है। आपसे यहाँ पे यह भी पूछ सकता है पेपर के अंदर, एग्जाम में आपसे, कि ये जो पब्लिक अफेयर सेंटर है यह किस प्रकार की बॉडी है। तो आपको यहाँ पे यह बात हमें बिल्कुल ध्यान रखना कि यह गैर लाभकारी संगठन है। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स इसने जारी किया है 2020 को। सुशासन सूचकांक कहते हैं, वैसे इसको पब्लिक अफेयर इंडेक्स भी कहते हैं। तो अब इस इंडेक्स के अंदर जो सबसे पहला जो स्थान प्राप्त हुआ है, यह पहला स्थान मिला किसको है? तो पहला स्थान मिला है चंडीगढ़ को, और चंडीगढ़ को सबसे पहला स्थान जो मिला है यह यूनियन टेरिटरीज की स्थिति में मिला है। यानी कि अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे अच्छा सुशासित केंद्र शासित प्रदेश जो है वह कौन सा है? वह चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ सबसे अच्छा, सबसे सुशासित केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं अगर हम राज्यों की स्थिति में बात करें तो राज्यों की स्थिति में केरल सबसे ज्यादा सुशासित प्रदेश माना जा रहा है। सबसे ज्यादा सुशासित राज्य यही है। वहीं अगर हम केरल की बात करें तो केरल के मामले में ऐसी स्थिति हमने देखी कि लगातार केरल अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग परिस्थितियों में नए नए कीर्तिमानों को स्थापित करता रहता है। बहुत सारे पिछले इंडेक्स भी देखे जहां पर भी केरल को बहुत अच्छा स्कोर मिला था, और कई में केरल तो खैर शीर्ष ही रहा है। तो यहाँ भी केरल राज्यों की स्थिति में शीर्ष है। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो यह सुशासन सूचकांक था, इसके अंदर हम राज्यों की स्थिति बात करें तो राज्यों की स्थिति में सबसे ज्यादा ऊपर जो है वह केरल है, शीर्ष स्थान मिला है। वहीं अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज की स्थिति में सबसे मुख्य स्थान जो है वह चंडीगढ़ को मिला है। अगर हम बात करें कि पब्लिक अफेयर सेंटर के समय अध्यक्ष कौन है, तो पब्लिक अफेयर सेंटर के वर्तमान जो अध्यक्ष है यह कस्तूरी रंगन है। अब देखने वाली बात यह है कि कस्तूरी रंगन है कौन? तो कस्तूरी रंगन एक्स इसरो चीफ है, यानी कि पूर्व इसरो के प्रमुख यह रह चुके हैं, और इसरो प्रमुख रहने के बाद अब वर्तमान में यह पब्लिक अफेयर सेंटर के अध्यक्ष पद को संभाल रहे हैं। तो नाम याद रखिएगा, कस्तूरी रंगन। आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि वर्तमान में पब्लिक अफेयर सेंटर के अध्यक्ष कौन है, तो आपको नाम याद रखना, कस्तूरी रंगन। यह भी पूछ सकता है, पूर्व इसरो चीफ हैं यह। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो तैयार रहिए। तो हम बात कर चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ सबसे ज्यादा सुशासित केंद्र शासित प्रदेश और केरल सबसे सुशासित राज्य है। आगे की बात थोड़ी सी और कर लेते हैं। अब थोड़ा सा इसके अलावा और चीजें हैं वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखने वाली बात यह है कि केरल सबसे ज्यादा अच्छा राज्य यहाँ पे सिद्ध हुआ है, लेकिन केरल के बाद और कौन कौन से राज्य को स्थान दिया गया है? तो केरल के बाद स्थान दिया गया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को। तो यह भी देखने वाली बात है, इसको ध्यान रखिएगा। तो केरल को इसमें राज्यों की स्थिति में फर्स्ट प्लेस मिला हुआ है, वहीं सेकंड प्लेस तमिलनाडु है, थर्ड प्लेस पे आंध्र प्रदेश है और फोर्थ प्लेस पे कर्नाटका है।
तो राज्यों की स्थिति में इस प्रकार से आपको 4 नाम बता दिए गए हैं, जो शीर्ष 4 नाम हैं। तो ऐसी स्थिति में नामों को याद रखिएगा। नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे आंध्रा और नंबर 4 पे कर्नाटका। वही यहाँ पे देखने वाली बात एक यह भी है कि राज्यों की स्थिति में इन चारों शीर्ष स्थानों पर जो ये राज्य हैं, यह सभी राज्य साउथ इंडिया के हैं। इनमें से एक भी राज्य ना तो मिडल, ना ही ईस्ट या नॉर्थ इंडिया का नहीं है, सारे के सारे यह साउथ इंडिया से ही राज्य आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, सबसे नंबर 1 केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, सारे साउथ के हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे एक चीज और देखें कि इस सूचकांक के अंदर अंतिम स्थान किसको मिला, यानी राज्य वाली जो श्रेणी थी, राज्यों की श्रेणी में अंतिम पायदान पर कौन से देश रहे, तो वहां देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश इसमें लास्ट आया और इसके अलावा ओडिशा और बिहार भी साथ साथ रहे। तो ये अंतिम 3 प्रमुख राज्य हैं जहां पर इनको स्कोर ऋणात्मक दिया गया है। और कहीं ना कहीं यह ऋणात्मक स्कोर यह बताता है कि इन तीनों राज्यों के अंदर क्या है कि समानता, विकास और निरंतरता की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, सामान्य रूप से भी अच्छी नहीं है, क्योंकि स्कोर ही इनका ऋणात्मक है। तो इस इंडेक्स के साथ पता लगा है। तो उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार अंतिम राज्य हैं 3। वहीं अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों की स्थिति में सबसे अच्छा सुशासित राज्य बताया गया है गोवा को। छोटे राज्यों की स्थिति में कौन सबसे अच्छा सुशासित, गोवा को सबसे अच्छा बताया गया है, सबसे अच्छा सुशासित बताया गया है। वहीं छोटे राज्यों की श्रेणी में आगे जो नाम है वह मेघालय का है और हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो देखने वाली बात है कि छोटे राज्यों वाली श्रेणी में जो 3 प्रमुख नाम आए हैं वह आया है गोवा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश। यह 3 मुख्य राज्य इसके अंदर बने हैं छोटे राज्यों वाली श्रेणी में। वहीं हम देखेंगे छोटे राज्यों की श्रेणी में अंतिम नाम किस किस को दिया गया है, तो अंतिम नाम दिए गए हैं मणिपुर, दिल्ली और उत्तराखंड को। तो देखने वाली बात यह है कि हमारी दिल्ली इस इंडेक्स के अंदर अंतिम पायदान पर है, जिससे कहीं ना कहीं यह पता लग रहा है कि दिल्ली के अंदर समानता, विकास और निरंतरता की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसा ही इंडेक्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होता है कई बार कि ना लोग कमेंट करते हैं और कमेंट कर करके यह बताते हैं कि मैं कह रहा हूँ। हाल ही में पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी घरेलू हिंसा को लेकर के, तो उसमें काफी सारी चीजें बताई, तो उसमें कई लोगों ने कमेंट यह किया कि ये सब चीजें मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो मैंने वहां पे बहस किया था। यहाँ पर भी यह पूरा का पूरा इंडेक्स है अपने आप में। यह इंडेक्स कहाँ तैयार हुआ है, यह पब्लिक अफेयर सेंटर ने तैयार किया था और उसके बाद ये रिलीज किया है। तो हम केवल यह टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, और इसलिए मुझे विलंब मत कीजिएगा। जो भी है यह इंडेक्स के हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं। तो छोटे राज्यों की स्थिति में गोवा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश इसमें शीर्ष है। वहीं अंतिम स्थान मणिपुर, दिल्ली और उत्तराखंड को यहाँ दिया गया है। वहीं देखने वाली बात यह है कि यूनियन टेरिटरीज के अंदर क्या है, यूनियन टेरिटरीज में पहला स्थान चंडीगढ़ को मिल गया है। चंडीगढ़ के अलावा पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दादर और नगर हवेली, यह 4 शीर्ष यूनियन टेरिटरीज के अंदर है। तो पहला शीर्ष यूनियन टेरिटरीज के अंदर है चंडीगढ़, इसके बाद पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दादर और नगर हवेली, इसके शीर्ष 4 देश हैं, शीर्ष 4 राज्य हैं। ठीक है, तो ये इससे जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातें थी जिनको हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया है। कहीं ना कहीं अगर हम इन इंडेक्स से जुड़ी और कुछ थोड़े पहलू को समझे, तो समझने वाले पहलू यह है कि देखो यह इंडेक्स कहीं बाहर तैयार नहीं हुआ है, यानी कि यह इंडेक्स भारत के ही बेंगलोर की एक संस्था पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा तैयार किया गया है। वहीं देखने वाली बात यह है कि भारतीय संस्था के द्वारा तैयार किया गया, तो कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में पूरा पूरा इंडेक्स है, जो कहीं ना कहीं हमारे भारत के अंदर जो 3 मुख्य आधार हमने लिए हैं, समानता, विकास और निरंतरता, इन तीनों आधारों की स्थिति बताता है कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में यह स्थिति कैसी है। वहीं जहां कुछ देशों को इसके अंदर शीर्ष स्थान मिला है, तो शीर्ष स्थान मिलने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यह जो संस्थान है, यह संस्थान यह समझता है कि वहां पर समानता, निरंतरता, विकास की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है। जैसे कि हम केरल, तमिलनाडु और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की स्थिति में देखते हैं। वहीं जहां कुछ यूनियन टेरिटरीज और राज्यों को अंतिम स्थान मिला हुआ, जैसे कि उत्तर प्रदेश, ओडिशा और दिल्ली, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह पता लगता है कि यहाँ पर इन सभी चीजों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। रुक करें अगले टॉपिक की ओर। चलिए अपना अगला टॉपिक अब समझ लेते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। तो यूनाइटेड नेशन का अवार्ड है। तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखें, तो वर्ल्ड में हम यह जानते हैं कि जो यूएन हमारा है, यूनाइटेड नेशन का बहुत ज्यादा ही महत्व है, और इसका जो महत्व है वो निरंतर बना हुआ है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। क्योंकि हम शुरुआत से ही जिस प्रकार से हमने देखा कि 2 विश्व युद्ध हुए, तो वहां के बाद जरूरी था कि संस्था ऐसी हो जो पूरे देश को, पूरी दुनिया संभाल सके और कहीं ना कहीं युद्ध वगैरह रोक सके। तो
कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड नेशन है ये बहुत सारे मामलों में खरा उतरा है। वही देखने वाली बात है कि जो ये ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड है यह भी यूनाइटेड नेशन का है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के हितों में बात हो रही है, क्लाइमेट के हित में बात हो रही है, तो इसीलिए यह एक्शन अवार्ड दिया गया है। नाम देखिए अपने आप में बहुत सारी चीजें स्पष्ट करता है, आपको मैं बताता हुआ आ रहा हूँ ये भी, तो यहाँ भी जो नाम है ये अपना में बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर रहा है। क्या स्पष्ट कर रहा है? जो अवार्ड है किसका है? यूनाइटेड नेशन की तरफ से दिया जा रहा है, ग्लोबल लेवल पे दिया जा रहा है, इनकी पूरी दुनिया के स्तर पे है। ठीक है, क्यों दे रहे हैं? क्लाइमेट एक्शन अवार्ड दे रहे हैं कि अगर आपने आपकी जिंदगी में आप जो पर्यावरण के हित में काम कर रहे हैं, अगर वह काम बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यह अवार्ड दिया जाएगा, आपको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो परिभाषा है इसका नाम अपने आप में ही बता रहा है। तो इस साल का जो यह एक्शन अवार्ड 2020 है यह रिलीज कर दिया गया है, तो इसके बारे में चेता दी है। भारत के संदर्भ में बहुत ज्यादा अच्छा भी है और बहुत ज्यादा डिस्कस करनी जरूरी भी है। अच्छा क्यों है? क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि भारत के एक संस्थान को यह अवार्ड दिया गया है, उसके द्वारा किए गए कार्यों को पूरे विश्व स्तर पर सराहा गया है और इससे कहीं ना कहीं भारत का जो महत्व है बहुत ज्यादा और बढ़ गया है। कौन सा संस्थान है? भारत का संस्थान है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन जो इसका जो ये नाम है, इस संस्थान को इस साल यह अवार्ड दिया गया है। अब देखने वाली बात है अवार्ड दिया भी किया गया, आप काम समझिए, काम वास्तव में अपने आप जो काम किया गया है संस्थान को ना बहुत ज्यादा सराहनीय है। यह संस्थान क्या करता है? जो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन है यह दुनिया का पहला, यानी बताओ यह बात संस्थान के द्वारा कही जा रही है। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड की जो वेबसाइट है, इसने वेबसाइट पे प्रॉपर सुंदर सुंदर अक्षरों में यह मेंशन किया है कि ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन इकलौता ऐसा दुनिया का संस्थान है जो क्या करता है, जो दूर दराज के समुदायों को सौर ऊर्जा पहुंचाता है। दूर दराज के क्षेत्रों तक यह सौर ऊर्जा पहुंचाता है। और देखने वाली बात यह है कि सौर ऊर्जा पहुंचाता कैसे है? यह पर्यटन के माध्यम से पहुंचाता है। जो टूरिज्म होता है, टूरिज्म से, पर्यटन से जो भी पैसा आता है, जो भी यह इकट्ठा करते हैं, उस सबको इकट्ठा करने के बाद यह क्या करता है? उन पैसों से सौर ऊर्जा के जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों को ये लोग खरीदते हैं और उपकरण खरीदने के बाद यह इसको यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। जिसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये क्या करते हैं कि इसको बाकी जैसे ऐसे स्थान है हमारे भारत के अंदर, हम खुद भी जानते हैं कि हमारे भारत में ऐसी अभी भी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर लाइट नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं? जिन स्थानों पर लाइट नहीं है उन जगहों पर लाइट पहुंचाने का काम करते हैं। तो सौर ऊर्जा के जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों को यह अपने पैसों से, जो भी पर्यटन से, ठीक है, इनके जो भी और काम है उससे जो भी पैसा आता है, टूरिज्म से पैसा जितना भी आता है, उस पैसों को यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं यह मानवों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और उन लोगों तक बिजली पहुंचा रहे हैं जो जिनका जीवन अब तक या जिनकी पीढ़ी यहाँ अब तक बिजली वहीन जीवन बिता चुकी है। तो इस प्रकार का महत्वपूर्ण काम यह लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा है ये। तो इसलिए इसको कहा गया कि दुनिया का यह पहला ऐसा संगठन है जो इस प्रकार काम कर रहा है और दूर दराज के क्षेत्रों में समुदायों तक यह सौर ऊर्जा पहुंचाने का इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा है, जिसमें कि यह अपना ही फंड इस्तेमाल करके सरकार की मदद नहीं ले रहे हैं, अपना ही खुद का फंड इस्तेमाल करते हुए यह इस प्रकार काम कर रहे हैं और वहां तक सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली और अन्य चीजें पहुंचा रहे हैं। चलिए आगे थोड़ा सा और समझते हैं। वहीं साथ ही साथ एक चीज देखने वाली यह भी है कि यह ऐसा संगठन है जिसे दुनिया में विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन दोनों के माध्यम से ही मान्यता प्राप्त है। ऐसा बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि इनसे आप मान्यता ले लें। तो इसके द्वारा किए गए जो मानवीय कार्य हैं वो उनकी वजह से ही इसको यूएन के द्वारा भी सराहा गया है। अब यह ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड इसको दिया गया है। वहीं साथ ही देखने वाली बात यह है कि विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद और संयुक्त राष्ट्र विश्व परिषद पर्यटन के माध्यम से भी इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है। साथ ही साथ एक चीज देखने वाली और यह भी है कि हिंदू कुश के क्षेत्रों के अंदर लगभग 1.6 करोड़ की जो जनसंख्या वहां रहती है, वहां तक भी बिजली नहीं पहुंची है। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा किए गए कार्य उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं मदद पहुंचा रहे हैं, उनके जीवन को और ज्यादा अच्छा बिताने में मदद कर रहे हैं। अगर इसके अलावा किए गए कार्यों की और ज्यादा बातें करें तो पता लगता है कि अब तक भारत के अंदर 131 गांवों का विद्युतीकरण इस संस्थान के माध्यम से कर दिया गया है। यानी कि जो यह ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन है इसने भारत में अब तक 131 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया है। वहां अच्छे तरीके से लाइट्स पहुंच गई हैं और वहां अब सारे काम बिजली के माध्यम से किए जाते हैं। अब यह जो वर्तमान में हम देखें कि कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया ही जूझ रही है, बहुत ज्यादा परेशान है। इस बीच इस प्रकार के एक अवार्ड की घोषणा होना और यह अवार्ड भारत की एक संस्थान को मिल जाना अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व की बात है। वहीं दूसरी चीज देखने वाली बात यह भी है कि कहीं ना कहीं जहां बहुत ज्यादा हम लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उसी बीच इस प्रकार के अवार्ड की घोषणा होना जलवायु परिवर्तन के तहत किए गए कार्यों के लिए एक बेहतर
विकल्प दे रही है, लोगों को सराहा रही है और कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ये लोग इस प्रकार के कार्य करते रहें जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके, मानव जीवन को बचाया जा सके, क्योंकि पर्यावरण है तो ही मानव जीवन है, अन्यथा नहीं है। एंड इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें सब यही थी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, भारत में ऐसा पहली बार हुआ है इसलिए भी यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन क्लासेस के माध्यम से हमें यही पता लग जाता है कि दुनिया में कुछ ऐसे काम भी हो रहे हैं जिनसे हम आज तक पूरी तरह से अनजान भी है। जैसे कि हम भारत में ही रहते हैं और हम ना तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन के बारे में इतना कुछ जानते थे, ना पता था हमारे को, और तो हमें ये चीज़ अब पता लग गया, उसके द्वारा जो किए गए कार्य थे हम इनसे भी अब तक अनजान थे, तो ये भी हमें पता लग गया है। एंड चलिए ऐसी क्लास को अब यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है इसके ऊपर एक आर्टिकल टाइप एक वीडियो निकाली जाए जिसमें इसके विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करें, तो इस पर कोशिश जारी है, शायद हो सकता है आज शाम या कल शाम में वह वीडियो आप तक पहुंच जाए। एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें एंड बने रहे हमारे चैनल पे इस वीडियो को, ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।